वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। तो इसके पहले के चैप्टर्स में भी हमने फ्यूल का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये देखा था। नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों किया जाता है, ये भी देखा था। प्लांट्स एंड एनिमल्स भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स ही तो हैं। तो इनका कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी होता है और कैसे करेंगे हम इनका कंजर्वेशन, ये देखने वाले इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो जानेंगे, देन कुछ टर्म्स देखेंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और गवर्नमेंट ने कुछ एरिया को प्रोटेक्ट किया हुआ है जिसमें कि प्लांट कटिंग करना अलाउड नहीं होता, फिर शिकार करना भी अलाउड नहीं होता एनिमल्स का। तो वैसे एरियाज को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, है ना, जूलॉजिकल पार्क्स, राइट। देन एक बुक होता है रेड डाटा बुक, जिसके अंदर वैसे एनिमल्स या प्लांट्स का नाम डाला जाता है जो कि खतरे में है। खतरे में दैट मीन्स या तो उनका नंबर बहुत कम हो चुका है अर्थ पे, या फिर कुछ सालों में वो अर्थ से ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आगे का हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के लाइफ फॉर्म्स हैं, वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब स्पीसीज क्या होता है, तो जैसे आपका मैंगो एक स्पीसीज है, ठीक है। एप्पल भी एक स्पीसीज है तो दोनों फ्रूट्स, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। या फिर कैट, टाइगर, लायन, ये भी तो सारे एनिमल्स हैं बट डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं स्पीसीज का, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब वैसा ग्रुप जिनके बीच रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है, नाउ हॉटस्पॉट क्या होता है, तो वैसे रीजन जहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी हो, राइट। दोज जियोग्राफिकल रीजन विच आर इम्पॉर्टेंट एंड रीच इन बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज हैबिटेट फॉर स्पेशल स्पीसीज। ओके, वर्ल्ड में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं और इन 36 हॉटस्पॉट्स में से 4 इंडिया में ही है। तो हमारा कंट्री ऑलरेडी वैरायटी ऑफ स्पीसीज कंटेन करता है। तो ये 4 हॉटस्पॉट्स कहाँ पे हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। एक है आपका वेस्टर्न घाट, दूसरा हिमालय, तीसरा इंडो वर्मा रीजन एंड फोर्थ वन सुंडालैंड, ये आपके अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में है। तो इन 4 जगहों पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसे हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके मोबाइल फ़ोन वाला हॉटस्पॉट नहीं है। ओके, अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो ये क्या होता है, देखिए वैसे स्पीसीज जो कि अब अर्थ पे कहीं नहीं पाए जाते, राइट। जैसे कि डायनासोर, हमने बस सुना है उसका नाम, कभी देखा है हमने नहीं। तो डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब अर्थ पे अब कहीं नहीं पाया जाता। पहले कभी था बट अब नहीं है। और एक है आपका डोडो बर्ड, ये भी एक्सटेंट हो चुका है। इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, तो वैसे स्पीसीज जो कि किसी स्पेशल रीजन में पाए जाते हैं, किसी एक रीजन में, उसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाएंगे। तो वैसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पीसीज। जैसे कि कंगारू आपका सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कहीं नहीं। ठीक है, देन आपका आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज वैसे स्पीसीज को बोलते हैं हम जो कि जिन पे कि रिस्क है एक्सटिंक्शन का, मतलब कि अगर उन्हें अभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो जल्दी ही वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे डायनासोर की तरह। फिर हम उनका भी नाम है सो बस सुनते आएंगे, कभी देखने को नहीं मिलेगा हमें। वैसे डायनासोर के को देखने का तो सोचिए ही मत, क्योंकि अगर आप उसके सामने गए तो क्या होगा आपको पता है। ओके, नाउ इंडेंजर्ड स्पीसीज के एग्जांपल्स में आपका टाइगर, एसिटिक लायन, बाइसन। टाइगर आपका बहुत कम हो गया है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। टाइगर, लायन, ये सब बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं क्योंकि शिकार हो जाता है इनका। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं एनिमल्स को बचाने के लिए या फिर प्लांट्स को भी। तो एक है आपका टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इसका एम है कि हम टाइगर्स के नंबर को बढ़ाएं। ये गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट चलाया है। अभी क्या हुआ है कि 4-5 साल पहले तक जो टाइगर के नंबर थे उनका दुगना हमने कर लिया है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, लाइन प्रोजेक्ट हो गया, एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, वल्नरेबल स्पीसीज क्या होता है, तो वैसे स्पीसीज को बोलते हैं हम जो कि
थ्रेट फेस कर रहे हैं, मतलब कि खतरे में है। तो किस चीज़ का खतरा है भाई इन्हें? तो ह्यूमन बींग से ज़्यादा खतरनाक और हो कौन सकता है? तो इनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, पोचिंग हो रहा है इनका। मतलब क्या है, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में। और एनिमल्स भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में ही। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो है उनके रहने का जगह है, उनका हैबिटेट है। ठीक है, हम जैसे उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं, उनका जगह छिन गया, उनका घर छिन गया उनसे। अब वो क्या करेंगे? खाने की तलाश में इधर उधर भागेंगे, खाना ना मिलने की वजह से आधे मर जाएंगे, कुछ शहर की ओर भागेंगे तो शहर में उनको मार दिया जाएगा, है ना? तो उस टाइप का कंडीशन फेस कर रहे हैं। और कुछ जानवरों को जानबूझ के मारा जाता है, किस लिए? तो उनके स्किन के लिए, स्किन से लेदर बनता है किसी जानवर के, फिर फीदर का यूज़ करते हैं हम, बोन्स का यूज़ करते हैं, एनिमल्स के बोन्स का। तो इस वजह से उनका पोचिंग हो रहा। तो क्या होगा, इस स्पीड से ये स्पीसीज खत्म हो रहे कि एक्सटिंक्शन के कगार पे जा सकते हैं। मतलब इनका अमाउंट ठीक ठाक है फिलहाल, लेकिन बहुत भारी मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में इनका पोचिंग हो रहा, इनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं। ठीक है, देन आता है आपका थ्रेटेंड स्पीसीज। क्या है? वो भी डेंजर में है। अब ये किस टाइप के डेंजर में है? तो थ्रेटेंड स्पीसीज जो हैं, अगर उन्हें अभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो क्या होंगे? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना? तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे, और फिर भी अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। रेयर स्पीसीज क्या होता है? तो ये वैसे स्पीसीज हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत ही कम हो चुका है। मतलब कि अगर और नंबर इनका कम हुआ, ये इंडेंजर्ड या वल्नरेबल की कैटेगरी में चले जाएंगे। ये टर्म्स जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखना। फाइनली आपको ये समझ आता है कि जो ये वल्नरेबल स्पीसीज हैं, या फिर रेयर स्पीसीज हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ये सारे स्पीसीज पे अगर ध्यान ना दिया जाए, मतलब उन्हें प्रोटेक्ट ना किया, तो क्या होगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा इन स्पीसीज का, या एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिस्ट में आ जाएंगे। तो रेयर स्पीसीज जो है वो या तो वल्नरेबल की कैटेगरी में चला जाएगा या फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। और थ्रेटेंड स्पीसीज जो है वो क्या होगा? वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाएगा। और अगर इंडेंजर्ड में चला गया, फिर भी अगर उस पर ध्यान ना दिया गया, तो क्या होगा? वो एक्सटिंक्ट के कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है ना? कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। तो जो प्लांट्स किसी पर्टिकुलर रीजन्स में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलते हैं। और जो एनिमल्स एक किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, उन एनिमल्स को हम फौना बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा की कैटेगरी में कौन कौन सा आपका आता है? मतलब ये किसी स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, जैसे साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन। ठीक है, एंड फौना की कैटेगरी में कौन से आते हैं? चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड एंड वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा। ये सारे किसी स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक, तो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाना ज़रूरी क्यों है? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब? तो हमने पहले बात किया कि ज़्यादातर स्पीसीज़ कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स या एनिमल्स फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट नहीं होगा तो फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं। प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं और फूड बनाते हैं। उस फूड को एनिमल्स खाते हैं और हम भी खाते हैं। तो अगर प्लांट्स ही ना हो तो क्या हो? कोई नहीं बचेगा, ना एनिमल्स बचेंगे, ना ह्यूमन बींग्स बचेंगे। तो और प्लांट तो बचेगा ही नहीं, है ना? क्योंकि प्लांट कैसे ख़त्म हो रहा? उसे हम काट रहे हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो जो प्लांट का रिमूवल है, डिफरेंट पर्पस के लिए हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, और पेड़ काटते भी हैं तो लार्ज अमाउंट में, तो उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, राइट? अब रीजंस क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? क्यों हम पेड़ काटते हैं? तो पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड पल्प से पेपर बनता है, राइट? उसके लिए हम लोग पेड़ काटते हैं। फिर लैंड चाहिए होता है हमें बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो उसके लिए पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही खाली कर देते हैं। देन वुड चाहिए होता है हमें फर्नीचर के लिए, फ्यूल के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, जैसे घर बनाने में भी हम लकड़ी का यूज़ करते हैं ना, या फिर पूरा फॉरेस्ट हटा के वहाँ पे फैक्ट्री लगा दिया। देन और क्या रीज़न है? तो कभी कभी फॉरेस्ट में आग लग जाता है गर्मी के टाइम पे, जब पत्ते पूरे सूखे हुए होते हैं और तेज हवा चलती है, तो पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं, फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाता है, तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही जल के राख हो जाता है। देन हम एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए लैंड चाहिए होता है हमें, मतलब क्या कि फॉरेस्ट को पूरी तरह हटा के और उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। देन
ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। मतलब क्या कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करे कैटल जो है, या फिर उनके चलने की वजह से, कैटल के चलने की वजह से जो छोटे छोटे पौधे हैं वो मर जाएंगे और वेजिटेशन वहाँ का ख़त्म हो जाएगा, तो उसे हम लॉस ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी जो फॉरेस्ट ग्रो कर रहा था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है डिफॉरेस्टेशन के। अब डिफॉरेस्टेशन तो हमने कर दिया, हमने पेड़ काट के अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, कभी लैंड यूज़ में लाने के लिए, कभी वुड का यूज़ कर लिया, बट इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ कर लेते हैं, बट प्लांट रहेंगे ही नहीं, तो जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग के टाइम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ले लेते हैं, ब्रीदिंग में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जब प्लांट नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि पॉल्यूशन लेवल भी एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। ठीक है, देन क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन हमने किया तो जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट लॉस हो गए। हमने पहले देखा बहुत सारे जानवर वहाँ से भाग जाएंगे, मतलब माइग्रेशन हो जाएगा उनका। माइग्रेशन का मतलब होता है कि अगर एनिमल्स जो है वो, उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि मतलब वो सर्वाइव कर सके। तो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो वो वहाँ से भाग ही जाएंगे, मतलब उनका माइग्रेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से माइग्रेशन होगा तो वो इधर उधर भटकेंगे। खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे, और या फिर शहर की ओर भागे, सिटीज़ की ओर भागे तो वहाँ मार दिए जाएंगे। इस तरह से क्या होगा? स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो जाएगा। देन रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और रेनफॉल डिक्रीज होगा तो फिर फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण डिजर्टिफिकेशन होगा, मतलब जो लैंड एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? डिजर्टिफिकेशन इज द डिग्रेडेशन प्रोसेस by which a fertile land changes itself into a desert by losing its flora and fauna. This can be caused by drought, deforestation, climate change and human activities or improper agriculture. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या होगा? नेचुरल क्लेमिटीज़ भी बढ़ जाएंगे, मतलब क्या? फ्लड आएगा, ड्राउट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, है ना? वाटर साइकिल इफेक्ट होगा, ग्राउंड का वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन करना तो हम बंद नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि हमें लैंड चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड चाहिए घर बनाने के लिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हर चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है, पेपर का डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन चाहिए, बिल्डिंग्स के लिए लैंड चाहिए, ठीक है, फर्नीचर चाहिए, फ्यूल चाहिए। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन का जो ये रिजल्ट हो रहा, कॉन्सिक्वेंसेस जो है, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो नेशनल पार्क क्या है? तो नेशनल पार्क इज अ पार्क दैट इज यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड दे आर डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेवलप भी करती है और मेंटेन भी करती है। और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। देन दूसरा आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के उन्हें फॉरेस्ट वाला हैबिटेट दिया जाता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं होता। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके 3 जोन्स होते हैं, इनको 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका बफर जोन, देन ट्रांजिशन जोन, देन आता है कोर जोन। तो बफर जोन में नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड होते हैं, एंड ट्रांजिशन जोन में वहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल्स को जाना अलाउड होता है, थोड़े बहुत इंट्रैक्शन हो सकते हैं वहाँ पे, बट जो कोर जोन होता है वो पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहाँ किसी को जाना अलाउड नहीं होता। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व था ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन्हें प्रोटेक्टेड एरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग और पेड़ काटना, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग, ये सारी चीज़ प्रोहिबिटेड होते हैं, मतलब अलाउड नहीं होते। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है। पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या नाम है? बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैप देखिए, इसमें ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश का है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये पंचमढ़ी सेंचुरी है, यहाँ पे बोरी सेंचुरी है और यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क। आपको याद रखना है। ये तो हो गया हमारा नेशनल लेवल पे ये काम हुआ। अब इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये IUCN का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका एक रेड डाटा बुक निकालता है। रेड डाटा बुक के अंदर वैसे प्लांट्स या एनिमल्स, वैसे स्पीसीज का नाम डाला जाता है जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है। और प्लांट्स के लिए अलग रेड डाटा बुक निकाला जाता है, एनिमल्स के लिए अलग रेड डाटा बुक निकाला जाता है, एंड अदर स्पीसीज के लिए अलग एक रेड डाटा बुक निकाला जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो हमने रेड डाटा बुक तैयार किया ताकि हमारा ध्यान जो है वैसे स्पीसीज पे जाए जो कि खतरे में है, इंडेंजर्ड है, ताकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो कंजर्वेशन का एम क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट का क्वालिटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके। ठीक है, और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे सके। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा तो इस तरह से प्लांट्स को भी बचाया जा सकता है, एनिमल्स को भी बचाया जा सकता है। कंटिन्यूअस यील्ड होना चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स का, ताकि आने वाले जनरेशन को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट ने किया कि नेशनल पार्क बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व तैयार किया। ठीक है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे रेड डाटा बुक निकाला गया। बट हम क्या कर सकते हैं, जैसे रीयूज, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो ऐसे क्या होगा कि पेड़ बच जाएंगे, पेड़ कम काटा जाएगा। जितना कम यूज होगा, हम लोग अगर पेपर का वेस्टेज ना करें तो पेड़ भी कम अमाउंट में काटे जाएंगे। ज़्यादातर पेपर तो हम लोग वेस्ट ही कर देते हैं ना, तो एनर्जी भी वेस्ट हो रहा, वाटर वेस्ट होता है। वाटर कैसे वेस्ट हो रहा, तो पेपर को साफ करने के लिए, वाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है और एनर्जी का भी। ठीक है, तो पेपर के रीयूज और रिसाइकलिंग से हम पेड़ को भी बचा सकते हैं, एनर्जी को भी बचा सकते हैं और वाटर को भी बचा सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, तो नए प्लांट लगाने चाहिए। ठीक है, और अब फॉरेस्ट काट हम रहे हैं, तो फॉरेस्ट लगाना भी काम किसका है, हमारा काम है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो फॉरेस्ट अगर फिर से तैयार किया जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन। और हम पेस्टिसाइड का यूज़ कम करेंगे। पेस्टिसाइड यूज़ करने से क्या होता है कि प्लांट में ज़्यादा अमाउंट में केमिकल चला जाता है और उस प्लांट को जब एनिमल्स खाते हैं तो वो उन्हें नुकसान करता है और इसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। राइट, आई होप तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स हो, फ्यूल्स हो। ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं। ओके, और कैसे कंजर्वेशन करना चाहिए हमें, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो पहले हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है, वैसा एरिया जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच हो। ठीक है, तो 4 रीजन कौन कौन से थे, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। देन उसके बाद हमने रिलेटेड टर्म्स देखा। तो रिलेटेड टर्म्स में क्या था, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड endangered species, vulnerable species, threatened species and rare species। फिर फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, ये भी जाना हमने। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और क्यों करते हैं हम डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे हमें। उसके बाद गवर्नमेंट ने प्लांट एंड एनिमल के कंजर्वेशन के लिए क्या किया है, नेशनल पार्क बनाया, सेंचुरीज बनाई, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, जूलॉजिकल पार्क्स बनाए। ठीक है, कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट। उसके अलावा एक रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा तैयार किया जाता है। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पेपर का कम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ और रिसाइकलिंग कर सकते हैं पेपर का, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। राइट, तो पूरा चैप्टर आपका खत्म हुआ। एक बार ओवरव्यू भी दे दिया मैंने, अब आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।